गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 मैनेजमेंट प्रोसेस के एमसीक्यूज़। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ कि एमसीक्यूज़ फाइनल स्टडी मटेरियल नहीं है। ये सिर्फ एक आपको एक बताया जा रहा है कि किस तरह के एग्ज़ाम्स क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ही 20-25 एमसीक्यूज़ पढ़ लेंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है। जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है वो आपको पढ़ना ही है। वो आप पढ़ेंगे तो आप पूरे पेपर के लिए, हर तरह के एमसीक्यू के लिए तैयार रहेंगे। तो हम यूनिट 3 के एमसीक्यूज़ से शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ने हैं मैनेजमेंट स्टाइल्स, डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी X और थ्योरी Y, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन और मैनेजर कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन एन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल देयर इज अ डैश ऑफ पावर। ऑटोक्रेटिक मतलब क्या? जिसमें मैनेजर होल एंड सोल डिसीजंस लेता है, एम्प्लॉयज़ को, उसके नीचे काम करने वालों को किसी तरह का कोई डिसीजन लेने की इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता नहीं होती है। तो इसका आंसर है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल, देयर इज़ नो डैश ऑफ पावर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन है, सारा का सारा पावर सेंट्रलाइज्ड है एक ही हाथ में। तो देयर इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इन एन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल देयर इज़ नो, फिर ये अगर नो शब्द आता है तो आंसर आपका हो जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो हिंदी में है निरंकुश प्रबंधकीय शैली में अधिकारों का, और सही उत्तर है केंद्रीकरण। अधिकारों का केंद्रीकरण होता है। आपके यहाँ जो नीचे दिख रहे हैं वो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, एसोसिएशन संगठन और विसंगठन। तो जो लास्ट के दो है वो इररेलेवेंट है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, डैश स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एनकरेजेस हेल्दी रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। डैश प्रबंधकीय शैली में प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ मानवीय संबंधों को प्रेरणा मिलती है। और ऑप्शंस आपको दिए हैं डेमोक्रेटिक या जनतंत्रीय, ऑटोक्रेटिक या निरंकुश, लेज़र-फेयर या स्वतंत्र शैली, और इफेक्टिव या उपयुक्त शैली। अब कौन से प्रबंधकीय शैली में, कौन से स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में हेल्दी रिलेशंस होंगे? वो जहाँ पे गिव एंड टेक है थॉट्स का। तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेटिक या जनतंत्रीय शैली। थर्ड है लेज़र-फेयर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ टेक देयर ओन डिसीजंस। तो ये लेज़र-फेयर में ट्रू और फॉल्स के टाइप का है और इसका आंसर है ट्रू। ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के लिए भी आ सकता है, जहाँ लेज़र-फेयर जहाँ है वहाँ पे ब्लैंक होगा, डैश स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़ टेक देयर ओन डिसीजंस। तो स्वतंत्र शैली के अंतर्गत कर्मचारी स्वयं निर्णय लेते हैं और इसका उत्तर है सत्य। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, जहाँ स्वतंत्र शैली के जगह पे ब्लैंक होगा और आपको बाकी के ऑप्शंस दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल एम्प्लॉयज़ हैव नो लिबर्टी टू टेक डिसीजंस। अब ये जो हमने पहले वाला 1 किया था वैसे ही उसी से रिलेटेड है, उसी का एक दूसरा वर्जन है। तो किस प्रबंधकीय शैली में कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है? इसका उत्तर है ऑटोक्रेटिक या निरंकुश शैली। आपको एग्जाम में बाकी के ऑप्शंस दिए गए होंगे, जो यहाँ पर मैंने नहीं दिए हैं। आपका सही ऑप्शन होगा निरंकुश शैली या ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ आर अंडर कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर। मतलब कि मैनेजर एम्प्लॉयज़ को टोटली कंट्रोल करता है। इसी का मतलब है पावर्स का सेंट्रलाइजेशन है। तो डैश प्रबंधकीय शैली में कर्मचारी प्रबंधक के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं और इसका आंसर है ऑटोक्रेटिक या निरंकुश शैली। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाय द मैनेजर। तो आप देखिए कि पावर के सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन यही रिलेटेड है एम्प्लॉयज़ के इंडिपेंडेंस से।
और एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंट्रोल से। तो एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से आपको पूछा जा सकता है। तो किस में डिसेंट्रलाइजेशन होता है, किस शैली में, कौन से मैनेजमेंट स्टाइल में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है? इसका आंसर है डेमोक्रेटिक स्टाइल या जनतंत्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल एंड विटी, डैश टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल इज़ यूजफुल। तो जब कर्मचारी अनुभवी, ज्ञानी एवं चतुर होते हैं, तो जब कर्मचारी अनुभवी, ज्ञानी एवं चतुर होते हैं तभी वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। और यदि वे नहीं है, दे आर नॉट नॉलेजेबल, दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, देन दे विल हैव टू बी गाइडेड, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जब एम्प्लॉयज़ आर एक्सपीरियंस्ड, नॉलेजेबल एंड विटी, द लेजिस्फेयर या स्वतंत्र शैली उपयुक्त होती है। दैट अप्रोच ऑफ लेजिस्फेयर स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूजफुल। Next question, a person who believes in teamwork as a successful approach to work will adopt, तो जो व्यक्ति कार्य के पूर्ति हेतु उत्तम मार्ग कौन सा है, तो वो सामूहिक कार्य का मार्ग है, उसमें विश्वास रखता है। वो किस तरह की शैली को अपनाएगा? वो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट को अपनाएगा या स्वतंत्र जनतंत्र शैली को अपनाएगा। यहाँ पे इंग्लिश में जो दिया है वो ट्रू और फॉल्स टाइप का है, इसका आंसर है ट्रू। यही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक टाइप में भी आ सकता है जो नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट मैनेजरियल स्टाइल, निम्न में से कौन सा प्रबंधकीय शैली पर असर नहीं डालता है? अब आप देखेंगे कि कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, ये सारे रीजंस है। एग्जाम में आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, 3 ऑप्शंस ए बी सी डी इस तरह से 4 ऑप्शंस होंगे और एक आपको सिलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स दिए हैं जो मैनेजरियल स्टाइल को अफेक्ट नहीं करते हैं, प्रबंधकीय शैली पर प्रभाव नहीं डालते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व, ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का स्तर, ये भी अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या संगठनात्मक ढांचा, ये भी मैनेजमेंट स्टाइल को अफेक्ट करता है। और लास्ट आंसर है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, ये मैनेजमेंट स्टाइल को अफेक्ट नहीं करता है, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दी है? इसका आंसर है डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई अज्यूम टोटली डैश व्यूज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार के जो अजम्पशंस है, मान्यताएं हैं, वो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। तो दे अडॉप्ट या अज्यूम टोटली ऑपोजिट व्यूज़, तो ऑपोजिट या विपरीत ये सही जवाब है। बाकी ऑप्शंस आपको दिए हैं सिमिलर, समान, रैशनल, तर्कसंगत, इरैशनल, अतर्कसंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी वाई, ये ट्रू और फॉल्स टाइप का है। थ्योरी वाई अज्यूम्स दैट द एम्प्लॉई इज लेजी एंड डज नॉट लाइक टू वर्क, तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये थ्योरी एक्स का अजम्पशन है। तो थ्योरी वाई के अनुसार कर्मचारी आलसी है तथा काम नहीं करना चाहता, ये असत्य है क्योंकि ये थ्योरी एक्स का अजम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी एक्स अज्यूम्स दैट कोअर्शन, थ्रेटनिंग एंड पनिशमेंट इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग वर्क डन। काम को यदि करना है तो डराना, धमकाना और प्रताड़ना यही तरीके हैं काम को करने के। ये थ्योरी एक्स का अजम्पशन है जो सही है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हायर प्रोडक्टिविटी बाय थ्योरी वाई अप्रोच एम्प्लॉय मोटिवेशन इज अ मस्ट। तो थ्योरी वाई में ये अजम्पशंस है कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, वो लेज़ी नहीं है, वो एम्बिशियस है, वो काम करना चाहते हैं, वो प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, तो उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। तो ये इसका आंसर है ट्रू फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। थ्योरी वाई अप्रोच है, यही अगर हम थ्योरी एक्स लिखते यहाँ पे तो ये फॉल्स बन जाता, ये असत्य हो जाता, क्योंकि थ्योरी एक्स के अजम्पशंस है कि कर्मचारी या एम्प्लॉय आलसी है, लेज़ी है, वो काम नहीं करना चाहता, उसे काम करना पसंद नहीं है, और अगर उसे काम करवाना है तो उसको डराना, उसको धमकाना, उसको पनिश करना या प्रताड़ित करना, यही तरीके हैं।
तो आप देखिए कि वर्ड्स जब चेंज हो जाते हैं तो आंसर चेंज होता है। फॉर हायर प्रोडक्टिविटी बाय थ्योरी एक्स अप्रोच हो गया तो सेम स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। जब हम थ्योरी वाई अप्रोच कहते हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू थ्योरी एक्स ओनली नेगेटिव मोटिवेशन कैन प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि नकारात्मक प्रेरणा ही आवश्यक परिणाम देती है। थ्योरी एक्स है इसलिए ये आंसर है ट्रू या सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल वर्क्स ओनली फॉर मनी, कर्मचारी केवल पैसे के लिए काम करते हैं, काम करने को प्रेरित करने वाला और कोई घटक नहीं है। तो ये थ्योरी एक्स का अप्रोच है, इसका आंसर है थ्योरी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग सेटिस्फाइज द इमोशनल नीड ऑफ द एम्प्लॉय, ये किस अप्रोच को बिलोंग करता है? दिस अप्रोच बिलोंग्स टू, तो निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता कर्मचारी के मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये किस सिद्धांत के अनुसार है? तो इसका आंसर क्या होगा? थ्योरी वाई, क्योंकि थ्योरी वाई अज्यूम करता है कि अगर एम्प्लॉय को भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसके भी क्या मत है ये जान लिया जाए, उसे उसकी पोजीशन का इम्पोर्टेंस अगर हम महसूस कराएं तो वो काम करने के लिए प्रेरित होता है। वो आलसी नहीं है, वो कामचोर नहीं है, लेकिन उसे सही तरीके से मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। तो इसका आंसर है थ्योरी वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिजल्ट्स ड्यू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स, डैश एक दूसरे के विपरीत उद्देश्यों का परिणाम है। तो क्या होता है जब एक पार्टी बोलती है लेफ्ट जाएंगे और दूसरी पार्टी बोलती है राइट जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स है, एक दूसरे के ऑपोजिट गोल्स है, तो क्या होगा? संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। इसका सही आंसर है कॉन्फ्लिक्ट। बाकी आपको ऑप्शंस दिए हैं, कंट्रोल नियंत्रण, मोटिवेशन अभिप्रेरण और डिसिप्लिन अनुशासन। सही आंसर है कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल अप्रोच कंसिडर्स कॉन्फ्लिक्ट डेट्रीमेंटल टू द प्रोग्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन के विकास के लिए संघर्ष हानिकारक है। तो ये है ट्रेडिशनल अप्रोच या परंपरावादी दृष्टिकोण जो सही है और इसका आंसर है सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी अवॉइडेड एंड सप्रेस्ड, संघर्ष को दबाना चाहिए, संघर्ष को टालना। यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे देखिए, संघर्ष को डालना है, वो डालना नहीं, संघर्ष को टालना चाहिए, वह दबाना चाहिए। ये किस दृष्टिकोण के अनुसार है? ये परंपरावादी या ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार है, जो इसका सही आंसर है। आपको नीचे और ऑप्शंस है, मॉडर्न व्यूज़ यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण और मिडिल एज यानी कि मध्ययुगीन दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अप्रोच लुक्स एट कॉन्फ्लिक्ट एज अ चैलेंज, डैश दृष्टिकोण संघर्ष को एक चुनौती के रूप में देखता है। तो कौन सा अप्रोच संघर्ष को एक चुनौती के रूप में देखता है? तो इसका आंसर है मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22, इन अ फॉरवर्ड लुकिंग मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट इज लुक्ड अपॉन एज अ कॉमन फिनोमिना। तो आधुनिक दृष्टिकोण संघर्ष को एक चुनौती के रूप में देखता है और ये मान के चलता है कि एक आधुनिक व्यवसाय में, आधुनिक संगठन में संघर्ष होना ही है, अपरिहार्य है, लेकिन संघर्ष रचनात्मक हो, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट अगर हो तो वो संगठन को आगे बढ़ाता है। तो हिंदी में है, आधुनिक दृष्टिकोण ऊर्ध्वमुखी आधुनिक संगठन में संघर्ष को स्वाभाविक मानता है और इसका आंसर है ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, निम्न में से कौन से संघर्ष के कारण
नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत बड़ी लिस्ट दी है, एग्जाम में आपको इस तरह की लिस्ट नहीं दी जाएगी, आपको केवल 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने सारे जितने हो सके इंक्लूड किए हैं ताकि आपको ये सब पता हो। तो कौन से कारण है जो संघर्ष पैदा करते हैं? एम्बिग्युअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, अधिकार और सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं होना, न होना, अस्पष्ट। हिंदी वाले ध्यान दीजिए, अधिकार सत्ता का अस्पष्ट विभाजन, जब पता नहीं होता है क्लियरली कि किसको क्या करना है, किससे क्या एक्सपेक्टेड है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। डिस्ट्रस्ट या भरोसे का अभाव, लैक ऑफ डेलीगेशन, भारार्पण का अभाव, संगठनात्मक ढांचा या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कंपटीशन ओवर स्केर्स रिसोर्सेज, अपर्याप्त साधनों के लिए स्पर्धा, ये सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट करेगी। ऑल ऑफ देम विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। और कारण नहीं है अपना क्वेश्चन है ना, निम्न में से कौन सा संघर्ष का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? तो इसका आंसर है ये लास्ट वाला, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट संघर्ष का कारण नहीं हो सकता, और ऊपर के सभी संघर्ष के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट शुड बी एनकरेज, रचनात्मक संघर्ष को प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये सही है। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है, जहाँ क्रिएटिव के जगह पे डैश होगी और ऑप्शंस में होगा क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव और कुछ और, तो आपको क्रिएटिव आंसर चूज करना है। रचनात्मक संघर्ष को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो रचनात्मक के जगह पे डैश होगी और ऑप्शंस में आपको दिया जाएगा रचनात्मक, डिस्ट्रक्टिव या विध्वंसात्मक। तो सही आंसर है रचनात्मक या क्रिएटिव। और लास्ट क्वेश्चन नहीं और है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट इज अनअवॉइडेबल, ये सत्य है, संगठन में संघर्ष अपरिहार्य होता है। Acquiring specialized knowledge and using it in guiding and advising others, विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति एवं उसका उपयोग दूसरों को परामर्श एवं मार्गदर्शन देने के लिए करना, यही है प्रोफेशन की डेफिनेशन। तो इसका सही आंसर है प्रोफेशन। आपको बाकी के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जिसमें है कंट्रोल या नियंत्रण, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, लेकिन जो ऊपर लिखा है acquiring specialized knowledge and using it in guiding and advising others, यही एक प्रोफेशन की डेफिनेशन है, और इसका सही आंसर है प्रोफेशन या पेशा। नेक्स्ट है, एवरी प्रोफेशन हैज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, ये ट्रू है, प्रत्येक पेशे की उस पेशे पर लागू होने वाली आचार संहिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवोर्स बिटवीन डैश एंड मैनेजमेंट makes it necessary to appoint professional managers। पृथकता है किन दो चीज़ों में? एक हमको नहीं दी है, ब्लैंक है, डैश और प्रबंध, डैश एवं प्रबंध में पृथकता। डिवोर्स मतलब क्या? अलग अलग है वो दोनों, पृथकता है किसमें? डैश और मैनेजमेंट, डैश एवं प्रबंध में, उसके वजह से पेशेवर प्रबंधकों की नियुक्ति करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर है ओनरशिप या स्वामित्व। कंपनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्वामित्व या ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, उनके पास स्वामित्व है, और कंपनी को मैनेज करने वाले होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि प्रबंध अलग है और स्वामित्व अलग है, दोनों में पृथकता है। देयर इज डिवोर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कंपनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो ये भी एक रीज़न है कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज या ओवरऑल कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंक्रीज होने की वजह से, पब्लिक सेक्टर में फेलियर होने की वजह से प्रोफेशनल मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है। तो इसका आंसर है ओनरशिप या स्वामित्व। बाकी ऑप्शंस आपको दिए हैं जो आपको कंफ्यूज करने के लिए है, शेयर होल्डर्स, अंशधारी, इन्वेस्टर्स या विनियोगकर्ता। तो शेयर होल्डर्स भी सही लगेगा, तो इसका आंसर सही है ओनरशिप, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही ओनर्स होते हैं कंपनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे कंपनी तो नहीं दिया है, लेकिन जब स्वामित्व और प्रबंध में पृथकता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो वो कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही
है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के जो सिद्धांत है या प्रबंध के जो प्रिंसिपल्स है ये साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर आधारित है। प्रबंध एक पेशा है क्योंकि वह वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर आधारित है। हम मैनेजमेंट में जो पढ़ते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। तो ये एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें ऐसी है जो एक प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करती है और इसलिए प्रबंध भी एक पेशा माना जाता है और इसका आंसर है ट्रू या सत्य। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशेष राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो प्रबंधकीय पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं। तो किसी को हम प्रोफेशन कब कहते हैं, जब उसका एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक विशिष्ट ज्ञान का उसका भंडार है, उसके एक डिग्री है, उस डिग्री को कंप्लीट करने का एक ड्यूरेशन है और उस डिग्री को देने वाली, उस डिग्री का एजुकेशन देने वाली स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स है, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स है, इंटरनेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स है जो उस डिग्री को देती है, उसका ट्रेनिंग देती है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वो पढ़ाती है और उस पीरियड के ख़त्म होने पर पढ़ने वाले को एक डिग्री मिलती है। तब हम कहते हैं कि ये एक प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करता है। तो भारत में भी इन इंडिया ऑल्सो देयर आर स्पेशलाइज्ड नेशनल इंस्टीट्यूट्स दैट इम्पार्ट प्रोफेशनल मैनेजमेंट नॉलेज या प्रोफेशनल मैनेजमेंट नॉलेज, और इसलिए ये है, इसका आंसर है ट्रू। ये सारे एमसीक्यूज़ आपको नीचे दी हुई लिंक पर मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के एमसीक्यूज़ में आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे, पर एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। जो इस वीडियो के शुरू के पार्ट में हमने देखा कि एक ही कॉन्सेप्ट को पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए फिर से जहाँ हमने शुरुआत किया था कि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना ज़रूरी है। सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ते हैं आपको नॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ डोंट टेक एनी शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। स्टडी मैटर पढ़िए, फिर किसी एमसीक्यू के वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे ही एमसीक्यूज़ आपको आने ही वाले हैं अगर आप स्टडी मैटर पढ़ते। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज़ करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय फ्रॉम मी।